सतपाल मलिक जी, आप कई सारे मंचों से हमेशा भाजपा सरकार की नीति और फैसलों के खिलाफ बोलते आए हैं, गवर्नर रहते हुए भी और उसके बाद भी। लेकिन और आपने ये भी कहा है कि आपने पार्टी के शीर्ष नेताओं तक भी अपनी सारी बातें पहुंचाई हैं, जो भी आपकी शिकायतें हैं। लेकिन ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि पब्लिकली मुझे पार्टी के बारे में बाहर बोलना चाहिए? तो किसानों वाला किसान मूवमेंट, उसमें मैं बाहर बोलने से पहले इनसे मिलने गया। उस मुलाकात में जो इनका रुख देखा, उसके बाद मैंने तय किया कि नहीं, अब बोलना पड़ेगा और छोड़ना होगा, छोड़ दूंगा मैं। ऐसा क्या रुख था उनका? ये बिल्कुल एक तरह से किसानों के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थे। इन्होंने कहा चले जाएंगे सतपाल, कुछ नहीं होता है। आप मेघालय के गवर्नर थे और राजस्थान में एक समारोह में आप बोल रहे थे, तो मैंने वो भाषण पूरा सुना था। और अपने भाषण में आपने बिहार के भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात की थी, और आपने बताया था कश्मीर के बारे में कि तब आपके पास 2 फाइलें आई थी, जिसमें से एक में संघ के बड़े व्यक्ति इन्वॉल्व थे और एक में अंबानी इन्वॉल्व थे। तो दोनों विभाग के सेक्रेटरीज ने आपको बताया कि इनमें घपला है और आपने वो डील कैंसिल कर दी। एहतियात के तौर पर आपने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा, आप गए और आपने कहा, एंड आई कोट, मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि प्रधानमंत्री की कि उन्होंने कहा कि सतपाल, करप्शन पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। सपोर्टेड मी ऑन दिस। जी, लेकिन वही अब जो आपने फिलहाल जो एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने कहा कि वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करप्शन पे, लेकिन और कई मामलों में मैंने देखा कि करप्शन से उनको कोई ज़्यादा चिढ़ नहीं है। क्योंकि गोवा में तो मुझे करप्शन की शिकायत करने पे ही हटाया उन्होंने। करप्ट लोग थे, उनको हटाने के बजाय मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। तो लेकिन ये दोनों बातें थोड़ा अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने उसमें आपका सपोर्ट भी किया कि या वो डील चाहे कैंसिल कर दो, जबकि उसमें लोग अंबानी भी इन्वॉल्व थे। या जो मैं कैंसिल कर चुका था, कैंसिल करने के बाद गया था, मैं कहा साहब ये मैंने कैंसिल कर दिया, अब आप कुछ चाहते हो तो मुझे हटा के किसी दूसरे को लगा दीजिए, मैं तो करूँगा नहीं। तो उनका नहीं, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पुलवामा को लेकर आपने एक नया नैरेटिव देश को दिया है, और अभी हाल ही में उसी बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक भाषण में कहा कि इतनी बड़ी बात हो गई, जवान शहीद हो गए, और आपने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, उस बात को उतनी प्रमुखता से नहीं उठाया। तो किस बात ने आपको रोक रखा था? क्या वो पद का लालच था? गलत, उनको जानकारी नहीं है। मैंने पूरी प्रमुखता से उठाया। पीएम को मैंने जैसे ही उनसे बात हुई, फौरन कहा कि हमारे लोगों को गलती से हुआ है और मैं चाहता था इस पे जांच हो, और मुझे लगा कि इस पे जांच करेंगे, इसलिए इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था। तो उसके फिर भी मतलब अगर आप 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपको लगा, तभी भी आपने इस्तीफा नहीं दिया, आप कश्मीर से फिर आप गोवा चले गए, गोवा से आप मेघालय गवर्नर के तौर पे चले गए। देखिए, मेरा इस्तीफा देने से कोई चीज़ हल होती हो या कोई ज़्यादा हाईलाइट होती तो मैं करता। ये सवाल भी उठ रहा है, बहुत तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, आपने इतने सारे जो आरोप लगाए हैं सरकार पे और बीजेपी पे। लोग कह रहे हैं कि आप अब अपॉर्चुनिस्ट हैं, इसी वजह से अब आप, क्योंकि आपके रिश्ते खराब हो गए हैं और अब आप मौका देख रहे हैं, पहले आपने इस्तीफा नहीं दिया या उस मुखरता से बात नहीं की। इस पे आप क्या कहेंगे? जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री की थी, मैंने उसको रेज कर दिया, इनको बता दिया, इनको करना चाहिए था। इस्तीफा तो इन लोगों को देना चाहिए था जो उसमें जिम्मेवार थे, मुझे क्यों देना चाहिए था? पुलवामा जिस दिन हुआ उस दिन डे 1 मैंने ये उठाया। मुझे कहा गया कि नहीं आप चुप हो जाइए, फिर मुझे पता चला ये दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ। वो एक ख़तरनाक काम था उस वक्त इनका विरोध करना, चूँकि उस वक्त आप देशद्रोही करार दे दिए जाते। इसी तरह किसानों वाले में शुरू दिन से जब इन्होंने मुझे दिखा कि किसानों को इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, तभी मैंने उठा दिया था। और वही दोबारा एक अखबार में भी ये छपा कि 4 महीने से इस बात पे बात चल रही थी कि वो एयरक्राफ्ट की डिमांड है, और आपने भी वो बात अपने इंटरव्यू में भी कही कि आपके कहने के बावजूद भी नहीं मिला। नहीं, मैंने नहीं कहा था, ये गलत है जानकारी। मैं इसमें कहीं लूप में ही नहीं था। सीआरपीएफ मुझे कहते तो मैं दिलवा देता उनको, खुद ही अपने यहाँ से दिला देता। मैं इसमें कहीं नहीं था। वो तो सीआरपी ने होम मिनिस्ट्री से मांगे थे, उन्होंने नहीं दिया। और होम मिनिस्टर उस वक्त राजनाथ सिंह थे, तो क्या जिम्मेदारी किसकी मानते हैं आप? जिम्मेवारी तो मैं इसमें राजनाथ जी की और प्राइम मिनिस्टर की अल्टीमेट मानता हूँ। इतने सारे नेताओं पे सीबीआई और ईडी के केस चल रहे हैं और कई तो जेल में भी हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि आपके साथ भी ऐसे कुछ हो सकता है? नहीं, मैं तैयार हूँ सब चीज़ के लिए, वर्स्ट पॉसिबल। नहीं, कहे तो वो लोग भी रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है,
जिन भी लोगों पे, लेकिन फिर भी वो जेल में है। होंगे तो, मैं जेल तो बहुत बार जा चुका हूँ। तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मेरे पे कॉन्फिडेंस मेरे कन्विक्शन से आता है कि मैं सही तरफ हूँ, मैं सही सवाल पे खड़ा हूँ। इस पे अगर जेल जाना है तो चले जाएंगे। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, कोई कहेगा तो भी नहीं लड़ूंगा। क्योंकि लोग ये सब बात कर रहे हैं कि अब आपकी कोई एक तीसरी पारी है जहाँ पे आप बिल्कुल, स्टार्ट करना ना कोई चाहते हैं। चुनाव लड़ूंगा ना किसी पार्टी में जाऊंगा। तो क्या आप एक विपक्ष के चेहरे के तौर पे अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आप यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस का वो कोalition कराना चाहते हैं, दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस को साथ लेके आना चाहते हैं, तो क्या अब ये एक चुनाव विपक्ष की एकजुट करने की भूमिका में अब आप हैं? मैंने एक सजेशन इन लोगों को दिया है अपने तजुर्बे से, चूँकि मैं उसमें था, वीपी सिंह जी के साथ था, कि उस वक्त यूनिटी नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था 1 वर्सेस 1, एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार। तो उसमें निटी ग्रिटी और कौन नेता होगा ये सब नहीं आती हैं, और उससे काम चल जाता है। इस पे सब एग्री कर गए हैं लगभग सारी पार्टियां। भ्रष्टाचार की बात आपने जम्मू कश्मीर को लेके भी कही थी, बिहार को लेके भी कही थी, आप वहाँ दोनों जगह गवर्नर रहे हैं, और एक बात ये भी कही आपने अपने भाषण में कि कमोबेश सारे देश का यही हाल है भ्रष्टाचार को लेके। तो फिर कौन आपको ऐसा नजर आता है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चेहरा देश में? एक चेहरे की तो बात नहीं कर रहा मैं, बहुत लोग हैं अभी देश में, ऐसा नहीं है खत्म हो गए, जैसे बचे हुए हैं काफी लोग। जैसे फिर भी जैसे बिहार में नीतीश हैं, साफ सुथरे हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी लोग हैं, ये दिल्ली वाले हैं, पता नहीं इसमें शराब में इन्होंने क्या किया, पर जनरली तो ठीक ही लोग थे। लेकिन बिहार में तो बहुत वक्त से सीएम नीतीश कुमार ही हैं, और तब आप गवर्नर रहते हुए आप कह रहे थे कि वहाँ का भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, वहाँ भ्रष्टाचार है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं नीतीश कुमार की एक साफ सुथरी छवि है? फिर भी कंपैरेटिवली जो और लोग हैं उनसे वो बेहतर थे। और यहाँ पे क्या आप बहुत मुखरता से अब अरविंद केजरीवाल भी आपकी जो बातें आपने कही हैं उसको बड़ी प्रमुखता से अपना मुद्दा बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, अरविंद केजरीवाल कंपैरेटिवली बेटर हैं। किस मामले में? भ्रष्टाचार में भी बेटर। लेकिन हाँ, अब वही दिल्ली में भी उनके खिलाफ आरोप तो लग रहे हैं। दिल्ली में तो उनको मुझे लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले, वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे 100%। तो आपको नजर आता है कि वो एक चेहरा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चेहरा हो सकते हैं, और या मोदी जी के सामने? नहीं, वो मोदी जी के सामने वाला कोई चेहरा मैं नहीं कह रहा हूँ किसी के लिए भी। मोदी जी के खिलाफ जनता चेहरा बने, पीपल वर्सेस मोदी चुनाव होना चाहिए। पर जनता को लीड करने के लिए भी कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है। जनता खुद खड़ी हो जाती है। मैंने तो देखा है जब बदलते हैं, तो जेपी वाले मूवमेंट में भी जेपी थे, लेकिन जेपी इंदिरा गांधी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं थे। तो वो जब बदलते हैं लोग तो फिर ये नहीं देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आप कई सालों से बीजेपी से भी जुड़े हैं, क्या कारण था आपके कि आप बीजेपी के साथ रहे इतने वक्त? देखिए, बेसिकली तो मैं बहुत देर से बीजेपी में आया, शुरू में नहीं आया था जब सब लोग चले, और मैं लोहियाइट था और मेरा कन्विक्शन था कि ये हमारे लिए पार्टी नहीं है। लेकिन जब सारा सिस्टम ख़त्म हो गया, सारी पार्टियां टूट गई, लोक दल के 4-4 टुकड़े हो गए, जब कोई जगह नहीं रही, तब मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और सिर्फ चलो आप एक तो एक आपके पास सब ऑप्शंस खत्म हो गए, लेकिन एक लंबा अरसा आप उनके साथ भी रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में आपको शिकायतें भी रही होंगी जो आपकी बातों से लगी शिकायतें रही, मैं वहाँ के फोरम पे उठाता भी रहा। लेकिन फिर भी, और क्या बीजेपी से जुड़े रहने के आपके और अपने क्या कारण थे? क्या कारण आइडियोलॉजी से आप जुड़े हैं? मैं बीजेपी की, देखिए मेरी किसी स्पीच में आप कभी भी जो बीजेपी में लोग भाषण करते हैं वो कहीं नहीं मिलेगा कभी भी। मैं लाइन अपनी चरण सिंह लोहिया वो लाइन रखता था। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के पीछे आपको क्या कारण लगता है? वो तो सब एक तरह से मैनेज्ड है, बनाई गई है। लेकिन अभी भी वो बने ही हुए हैं। वो 2014 में तो चलिए आए वो, लेकिन 2019 में भी लोगों ने फिर से उन्हें बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। 19 उसमें भी कम्युनल रीजन बहुत बड़ा था नॉर्थ में। तो क्या 2024 में वो नहीं काम करेगा? नहीं होगा। अब मैंने जितना देखा है वो नहीं होगा। लोग खेल को समझ गए हैं, और लोग जो इश्यूज हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसमें त्राही है इस वक्त देश में। लेकिन जब ग्राउंड पे लोग के पास हम जाते हैं या बात करते हैं तो लोग, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, उनके हाथ में तो कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते कि नहीं, शायद सरपंच ने ऐसे कर दिया, एमएलए ने ऐसे कर दिया, एमपी ने ऐसे कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग नहीं सवाल उठाते हैं।
उठा रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं भी जा रहा हूँ जनता में, मैं महीने में कम से कम 8-10 पब्लिक मीटिंग करता हूँ, इंटरेक्शन भी होता है लोगों से। आपने एक इंटरव्यू में बोला कि आरएसएस बहुत ज़्यादा खुश नहीं है मोदी से। मेरी जानकारी ये है। लेकिन क्यों नहीं है? आरएसएस के जो लोग कमाऊ पूत हैं वो तो बड़े खुश हैं। वो कोई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वीसी वो लोग लगा दिए आरएसएस कनेक्शन की वजह से, जो प्रिंसिपल नहीं हो सकते। लेकिन जो आरएसएस का कोर सेंट्रल था वो है, समझिए आरएसएस के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, भागवत जी एंड अदर्स, वो खुश नहीं हैं इनकी, प्रोबेबली इनकी एरोगेंस से। लेकिन ये बात जो ये नैरेटिव है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी की बनती नहीं है, ये 2019 से पहले भी ये बात हम लोग सुनते थे, ये अब उसके बाद भी हम सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसका कोई एविडेंस नहीं है। इसमें से कुछ निकलेगा भी नहीं। मैं इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता। वो अल्टीमेटली तो इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। वो ये है कि मान लिया नरेंद्र मोदी की 100 सीटें घट गई तो आरएसएस इनको एक तरफ करके दूसरे आदमी के साथ खड़ी हो जाएगी। क्या आरएसएस किसी और को सत्ता में देखना? हाँ, श्योर। किसी और को देखना चाहते हैं? योगी जी को देखना चाहते वो योगी जी को देखना चाहते हैं। तो जब से आपने बात अलग अलग मंचों से शुरू की, सब लोगों के सामने बोलना सार्वजनिक तौर पे, तो किसी ने आपसे बात नहीं की या आपको समझाने की कोशिश नहीं की पार्टी में? किसान आंदोलन के दौरान अमित शाह साहब ने कई बार मेरे से बात की। क्या कहते थे वो आपसे? अरे सतपाल क्यों कर रहे हो ये? तो मैं उन्हें समझा, कहता था देखिए मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, और चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल जब हों तो उन पे समझौता मत करना, चाहे जो चीज़ छोड़नी हो। और मैं इसको पब्लिकली कहता था, मुझे जिस दिन कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल मलिक जी हम लोगों से बात करने के लिए। शुभकामनाएं आपको मेरी।